6 महीनों में मात्र क्या हो गया। रिलायंस जिसकी वैल्यूएशन जुलाई में 21 लाख करोड़ रुपीस की थी, वो अभी दिसंबर आते आते हो गई है 16 लाख करोड़ रुपीस की। इसी के साथ मुकेश अंबानी जिनकी नेटवर्थ $120 बिलियन पहुंच गई थी जुलाई में, वो अभी दिसंबर आते आते $30 बिलियन से कम होकर $90 बिलियन हो चुकी है। अगर इंडियन रूपीज में बात की जाए तो मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पिछले 5 महीनों में 2,40,000 करोड़ से कम हो गई है। पता नहीं देश में क्या चल रहा है, ना ही देश के मिडिल क्लास के अच्छे दिन आ पा रहे हैं और ना ही देश के अमीरों के अच्छे दिन आ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 महीनों में रिलायंस के शेयर प्राइस 22% से गिर चुके हैं। जो शेयर 1600 के प्राइस टैग को छू चुका था, वो ट्रेंड कर रहा है 1200 के आसपास, यानी कि 1200 रुपए के आसपास। ये तो बात हो गई 6 महीनों की, लेकिन 1 साल की भी बात करें तो पिछले 1 साल में रिलायंस 6% डाउन में चल रहा है। और ये 10 साल में पहली बार होने वाला है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज किसी भी कैलेंडर ईयर में नेगेटिव रिटर्न देने वाली है। इससे पहले कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 2014 में कंपनी ने बहुत ही नेगेटिव रिटर्न दिया था। उसके बाद कंपनी ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, और अगर पिछले 5 साल का भी रिटर्न निकाले तो इसमें से कुछ खास रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है। तो रिलायंस के बिजनेस के साथ एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से रिलायंस के शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहे हैं। पूरी वीडियो में हम उनके ऑयल के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, रिटेल के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, इनके टेलीकॉम बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, इसके अलावा इनके रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस के ऊपर भी बात करेंगे पूरे डिटेल में। इन सभी बातों को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि रिलायंस के शेयर प्राइस आखिर क्यों गिर रहे हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिलायंस का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। सबसे पहले आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन में, जो है व्हाई इज रिलायंस गोइंग डाउन। रिलायंस के बिजनेस के साथ एग्जैक्टली क्या गलत हो रहा है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रिलायंस एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी का कितना रेवेन्यू किस सेक्टर से सबसे ज्यादा आता है, प्रेजेंटली उसका रेवेन्यू सबसे अच्छा कहां से आ रहा है। सालों पहले क्या था कि रिलायंस का पूरा बिजनेस ऑयल टू केमिकल का था, लेकिन अभी रिसेंट में धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही है। जैसे कि अभी 51% कंपनी का स्टेक देखे तो ऑयल टू केमिकल का आता है, यानी कि 51% का रेवेन्यू इनका यहाँ से आता है। अच्छा खासा रेवेन्यू यानी कि 25% रिलायंस रिटेल से आता है। फिर तीसरे नंबर पर नंबर आता है डिजिटल सर्विसेज, यहाँ से आता है 15.64%, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जियो डिजिटल का सर्विसेज। और फिर इसके बाद बाकी अदर प्लेयर आया करते हैं। अब ये तो हो गई रेवेन्यू की बात, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट आखिर कहाँ से आया करता है। इंटरेस्टिंगली कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहाँ से आ रहा है जहाँ से ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और वो है डिजिटल सर्विसेज। वहाँ से 38.6% का प्रॉफिट आता है। फिर आता है ऑयल टू केमिकल, जो है 29.7%। इवन तो यहाँ पर रिलायंस का रेवेन्यू 51% ऑयल टू केमिकल से आता है, लेकिन प्रॉफिट में वो मात्र 29.7% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आता है रिलायंस रिटेल, जो कि 14% प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद आता है ऑयल और गैस, जो कि है 12.6% प्रॉफिट। ये तो हमने समझ लिया कि प्रॉफिट के लिए डिजिटल सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो वहीं से आता है। लेकिन इसी बिजनेस में प्रॉब्लम जियो फेस कर रही है, और उन्हीं के बारे में हम अब बात करते हैं। देखिए रिलायंस जियो रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, और आप में से बहुत सारे लोग अभी जियो की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले भी जियो यूज किया हो, या फिर रिसेंटली पोर्ट किया हो किसी और सिम में। और ऐसा करने वाले सिर्फ आप नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं इस पूरे भारत में। जैसे कि जुलाई 2024 में अनंत अंबानी की शादी हुई थी, और उसी टाइम जियो के जो सर्विसेज के प्राइसेस थे उसे बढ़ाए गए थे। ये प्राइस बढ़ाने का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये धीरे धीरे उनके लिए बैकफायर करने लगा है। कि आपको याद होगा जियो ने शुरुआत में बहुत सारी चीजों को फ्री दे दिया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने सर्विसेज के प्राइस को बढ़ाना शुरू कर दिया था, और उन्हें ये लगता था कि इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, लोग बस कुछ बोलेंगे और भूल जाएंगे सब चीजों को और प्राइस पे करना शुरू कर देंगे, ऐसा उन्हें लगा था। लेकिन लोगों ने उस प्राइस सेट के साथ अडॉप्ट नहीं किया, और उनको ऐसा लगा कि उनके पास और भी ऑप्शंस है जिनके पास वो स्विच कर सकते हैं। ये मंथली डेटा है। तो रिलायंस प्रीपेड ने अपने ऑफर्स को 25% तक इंक्रीज कर दिया जुलाई 2024 में, और ये था बहुत बड़ा इंक्रीज। तब से लेकर आज तक जियो ने 1.65 करोड़ सब्सक्राइबर खो दिए हैं। और इस आर्टिकल में आप ये भी पढ़ सकते हो कि बीएसएनएल की ग्रोथ क्या है अक्टूबर में, और बीएसएनएल ने 68.1 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं पिछले 4 महीनों में, यानी कि अक्टूबर तक। यानी कि इसके जो बेनिफिशियरीज है वो बीएसएनएल और बाकी कंपनीज हैं। अब देखिए आप टेलीकॉम कंपनीज के अगर बिजनेस को समझते हैं, तो जब कोई सब्सक्राइबर इनको छोड़ के चला जाता है, और पर्टिकुलरली वो अगर एक्टिव यूजर है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म लॉस नहीं है कंपनी के लिए, वो एक लॉन्ग टर्म लॉस है कंपनी के लिए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का सिम कार्ड यूज करता हूँ, सो ऑफ कोर्स से सीधी सी बात है कि हर महीने मैं उसमें रिचार्ज कराता रहूंगा उसकी सर्विसेज को यूज करने के लिए, और ये रिकरिंग बिजनेस रहता है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। लेकिन अगर वो सब्सक्राइबर चला जाता है तो वो रिकरिंग बिजनेस कहीं ना कहीं ठप सा हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। और यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाने के बावजूद भी रिलायंस का जो रेवेन्यू है ना जियो से लेकर, वो बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने स्विच कर लिया है उस कंपनी से। अब ये तो प्रॉब्लम चल ही रही थी कि इसके साथ एक और प्रॉब्लम उनके लिए आ गई थी, कि जो इनके रेगुलेटर है ट्राई, उन्होंने ये बताया कि टेलीकॉम
टेलीकॉम कंपनीज को अब ऐसे रिचार्जेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसमें सिर्फ कॉलिंग और SMS होंगे, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉलिंग के लिए किसी सिम कार्ड का यूज किया करते हैं, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री उस तरीके की रिचार्ज दे ही नहीं रही है। देना है तो दोनों एक साथ मिलेंगे और सिर्फ कॉलिंग वाला रिचार्ज आपको नहीं मिलेगा। कि कितना % ऑफ होता है या फिर नहीं, उसके बारे में हमको आगे जाके पता चलने वाला है। बहुत सारे लोग जो लोग डुअल सिम का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सिम नंबर 2 को वो सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करे और उसके लिए पर्टिकुलरली डेटा का रिचार्ज ना करे। तो इसका भी इम्पैक्ट रिलायंस के डिजिटल बिजनेस पर हो सकता है। और इंडिया में अभी भी 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अभी सिंपल फोन यूज किया करते हैं, तो ये भी हाई चांसेस है कि वो लोग भी बेसिक रिचार्ज किया करेंगे, जिससे काफी हद तक टेलीकॉम इंडस्ट्री के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। एक और प्रॉब्लम जो जियो के बिजनेस के लिए आ रही है और वो है BSNL कंपनी। बहुत सारे यहाँ पर मीम्स बन रहे थे, जैसे कि डू नथिंग। अब यहाँ पर जैसे ही 2016 में जियो आया, उसने फ्री सर्विसेज लॉन्च की। बहुत सारे लोग BSNL और बाकी सारी कंपनी से पोर्ट करके जियो में आ गए थे और या फिर जियो का नया सिम कार्ड ले लिया। अब यहाँ पर जियो ने जैसे ही अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो लोग BSNL में स्विच कर गए। अगर इंडिया में देखा जाए तो BSNL की 5G सर्विसेज अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी पुरानी सर्विसेज पर भरोसा करके लोगों ने BSNL पर स्विच मार लिया है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है एक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इंडिया के अंदर लोगों के अंदर कोई भी आप प्राइस टैग नहीं डाल सकते। हमारा भारत देश सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला देश है, इसीलिए भारत के ऊपर यानी कि यहाँ के लोगों के ऊपर कोई भी दबाव आप नहीं डाल सकते प्राइस को लेकर। यहाँ पर एक आर्टिकल के अनुसार जहाँ पर बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज अपने सब्सक्राइबर को खो रही है, वहीं पर BSNL हमारी पुरानी और भारत देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी होने के नाते सब्सक्राइबर गेन कर रही है और इसके ऊपर लोग भरोसा भी जता रहे हैं। और इसी के चलते हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि मिड 2025 में यानी कि 2025 के मई जून के महीने में BSNL 5G सर्विसेज को लॉन्च कर देगी। अब यहाँ पर रिलायंस जियो इन सारी की सारी समस्याओं को फेस कर रहा है, लेकिन उसका पार्टनर या फिर राइवल एयरटेल भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए टेलीकॉम कंपनीज रेवेन्यू पर यूजर मॉडल पे काम करती है। अब यहाँ पर बेसिक सी बात है, अगर आपके यूजर 5G में ज्यादा हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 4G यूजर के कंपैरिजन में 5G यूजर से आपको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो एयरटेल ने सबसे ज्यादा फोकस अपना 5G पर रखा हुआ है। और इंडिया में अगर 5G यूजर्स की बात करें तो अगर सबसे ज्यादा यूजर किसी ने ऐड किए हैं तो वो है एकमात्र कंपनी एयरटेल कंपनी। लेकिन चीजें यहीं पर नहीं रुकती है, क्योंकि रिलायंस के पास और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि उनके इसके ऊपर वो रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए रिलाय करते हैं। अब इनका जो दूसरा बिजनेस है वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। अब यहाँ पर इस बिजनेस में भी थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब इस बिजनेस में ये क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया करते हैं, उसको प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया करते हैं। लेकिन अभी रूबीज को अगर देखा जाए तो बहुत ही तेजी से गिरा है डॉलर के मुकाबले। इस वजह से इनकी इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि इंक्रीज हो गई है, जिसका सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ा है। और आज के टाइम पर बहुत सारी हेडलाइंस निकल कर आ रही है जिनका ये कहना है कि इनके ऑयल टू केमिकल के बिजनेस की वजह से ओवरऑल जो रिलायंस का प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, यानी कि डाउनफॉल पर जा चुका है। अब ये तो थी शॉर्ट टर्म की बात, क्योंकि रूबी बहुत ही तेजी से गिर रहा था। लेकिन हम इस पर्टिकुलर बिजनेस के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो आपको बता दो कि मिस्टर अंबानी जी को भी पता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ इस पर्टिकुलर बिजनेस से नहीं होने वाली। तो उनके लिए बेटर यही होगा कि वो दूसरे बिजनेस में यानी कि सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करे। 2020 तक इनका ऑयल टू केमिकल से 66% का प्रॉफिट आता था, जो कि आज मात्र 29% पर आ चुका है। अब ये चीज उनको भी पता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए उनकी ये कोशिश है कि बाकी सारे बिजनेस को जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। अब उनमें ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस है जिनके बारे में अभी बात नहीं हो रही है, और उसमें से ये एक बिजनेस है न्यू एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया के सारे मेजर बिजनेसेस न्यू एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है। रिलायंस के बापू ने यह भी कह दिया कि हम भी पीछे नहीं रहने वाले। अब यहाँ पर फ्यूचर में थोड़ी सी क्लैरिटी नजर आती है। अब हम यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें या फिर पूरे दुनिया की बात करें तो वो ट्रेडिशनल एनर्जी से शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी के स्टॉक्स देख लो, वहाँ पर आपको अंदाजा मिल जाएगा। रिलायंस ने यहाँ पर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना लिया है। ये कंपनी ने रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी लिमिटेड नाम की एक सब्सिडरी बनाई और उसके जरिए काफी बड़ी बड़ी डील्स भी फाइनल की है, जिन्हें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और कंपनी की तरफ से यहाँ पर ये भी अनाउंसमेंट आती है कि हम इंडिया की पहली सोलर गीगा फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, यानी कि स्थापित करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ यूं कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस के खराब परफॉर्मेंस के चलते प्रॉफिट बहुत ही गिर गया है यहाँ पर। तो इसी कारण से कंपनी तुरंत इस नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाई। इसकी वजह से ये सारे के सारे प्रोजेक्ट थोड़े से थम से गए हैं। अब जैसा यहाँ पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था वैसा नहीं आ रहा है इनके पास। तो कंपनी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि क्यों ना अब लोन लिया जाए। इसी
पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो बाहर के बैंक्स को अप्रोच कर रहे हैं कि $3 बिलियन यानी कि लगभग 25,000 करोड़ का इनको लोन मिल जाए, क्योंकि इनके पुराने बिजनेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और उसकी वजह से जो आने वाले फ्यूचर के प्लान है वो भी लगातार डिले होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज और ऑयल टू केमिकल के बाद जहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आया करता है तो वो बिजनेस है रिटेल बिजनेस। ये है रिलायंस रिटेल के कुछ फाइनेंशियल फिगर्स और यहाँ पर अगर पिछले 3 क्वार्टर के रिजल्ट देखे जाए तो उसमें ज्यादातर ग्रोथ आपको नजर नहीं आने वाली। ना ही यहाँ पर रेवेन्यू में कोई ग्रोथ दिखेगा और ना ही प्रॉफिट में कोई ग्रोथ दिखेगा। यहाँ पे इवन यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हो चुका है। रिलायंस रिटेल यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है। यहाँ पर कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू 66 से लेकर 68,000 के करीब है। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, यानी कि सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्केलिंग है इनका यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में। अब रिटेल तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन रिटेल के अंदर यहाँ पर ज़ूडियो का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इसकी वजह से कपड़ों के बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसे समझने के लिए कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ। जैसे कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है रिलायंस रिटेल का, वो आता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है 43.60%। बाद आता है ग्रोसरी जो है 37.20%। उसके बाद लास्ट में आते हैं फैशन एंड लाइफस्टाइल जहाँ से आते हैं 19.50%। रिलायंस रिटेल को अजियो चलाया करती है और अजियो से भी इनका बहुत सारा अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। अब अजियो ने यहाँ पर ज़ूडियो से कंपटीशन करने के लिए यूस्टा नाम का एक नया ब्रांड लॉन्च किया, तो यहाँ पर बोल सकते हैं उनका अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ग्रोथ के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर ज़ूडियो की ग्रोथ क्या है आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप और मैं सभी लोग वहाँ से कपड़े खरीदा करते हैं। पिछले 5 या 6 साल की इस ट्रेंड के फाइनेंशियल फिगर को आप यहाँ पर देखिए। हर साल जो इनका प्रॉफिट है पिछले 3 या 4 सालों से वो 100% की ग्रोथ रेट से बढ़ता है। तो इतनी क्रेजी ग्रोथ यहाँ पर चल रही है जिसको आप देख सकते हो। ऐसे में यहाँ पर रिलायंस के रिटेल बिजनेस को उस फैशन सेगमेंट को टैप करने में काफी मुश्किलें आ रही है, जहाँ से उनका सबसे ज्यादा रिलायंस रिटेल का प्रॉफिट आया करता है। साथ ही यहाँ पर हम ग्रोसरीज की अगर बात करें तो वहाँ पर क्विक कॉमर्स इनके लिए सबसे बड़े सरदर्द बन रहे हैं। ऐसे हर एक सेगमेंट में यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनकी चल रही है। तो अगला जो इनका बिजनेस सेगमेंट यहाँ पर आता है वो है मीडिया सेगमेंट। हालांकि ये उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया करता है, लेकिन शॉकिंगली ये बहुत ही ज्यादा घने लॉसेस में है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में खास कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, यानी कि रेवेन्यू भी नहीं और प्रॉफिट भी नहीं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा कि इनका हर एक सेगमेंट लगभग स्ट्रगल कर रहा है, जिसकी वजह से ना रेवेन्यू में ग्रोथ आता है और ना ही प्रॉफिट में, और इन सभी चीजों की वजह से इनके शेयर प्राइसेस में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर निफ्टी 50 की बात की जाए तो उसमें दूसरा हाईएस्ट वेटेज अगर किसी कंपनी को दिया गया है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसको 9.11% का वेटेज दिया गया है। अब आपके पास अगर इतना ज्यादा वेटेज है निफ्टी 50 का और अगर यहाँ पर आपके शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं तो ऑफकोर्स पूरे के पूरे निफ्टी 50 में उसका असर पड़ेगा, और इन्हीं सारी कुछ वजहों की वजह से निफ्टी 50 भी थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है। तो इसी के चलते रिसेंटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल ग्रुप ने अपना 1.16% कंपनी का बेच दिया है। इसकी वजह से रिलायंस एक प्रेशर के अंदर देखने को मिला है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगला कौन सा स्टेप होने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। देखिए, रिलायंस एक बहुत बड़ा लेगेसी बिजनेस है जिसे पहले धीरू भाई अंबानी चलाया करते थे। उसके बाद ये हाथ में आता है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के। इसके बाद आने वाली एक और पीढ़ी अवेलेबल है, यानी कि आने वाले कुछ वक्त में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेंगे और जो न्यू जनरेशन है वो टेक ओवर कर लेगी। करंटली अगर देखा जाए तो रिलायंस रिटेल को ईसा अंबानी चलाती है, जियो को आकाश अंबानी चलाया करते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अनंत अंबानी। अब इन तीनों की असली परीक्षा अभी हो रही है, क्योंकि इन सभी की ग्रोथ काफी हद तक थम सी गई है और इस बड़े बिजनेस को फिर से वापस से पटरी पर लाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। अब अपने दोनों बेटों में अगर इस बिजनेस को डिवाइड करना है तो उनके लिए इनके पास कंपनीज के अलग अलग आईपीओ के प्लान है। जैसे कि 2025 में उनका जियो का आईपीओ लाने का प्लान है और 2019 में मुकेश अंबानी जी ने ये कहा था कि जियो के साथ रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ 5 साल में ला दूंगा। अभी तक उन्होंने ये किया तो नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये हो सकता है। तो अगर यहाँ पर पूरे कंक्लूजन की बात करें, यानी कि करंट ग्रोथ की बात करें रिलायंस की, वो पूरी तरीके से थम सी गई है अगर देखा जाए तो। और न्यू जनरेशन इन सभी चीजों के सोल्यूशन कैसे निकाला करती है उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो अगला आने वाला यही साल है जो डिफाइन करने वाला है कि रिलायंस का फ्यूचर आखिर क्या है, यानी कि 2025 में। और यहाँ पर बेसिकली अगर एक और तरफ देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं या फिर बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है ग्रोथ का, और उन बिजनेसेस के ऊपर रिलायंस का कोई भी ध्यान नहीं है इतना सारा फंड होने के बावजूद भी। तो क्या उन्हें आगे बढ़ाकर रिलायंस अपनी ग्रोथ को वापस ला सकता है या फिर लाएगी? इन सभी चीजों का अपडेट आपको आने वाले क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।